नमस्कार, CTV7 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सरदार भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ है। इस मौके पर उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। और एक बात भी कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल, ऐसे अवसर पर हम लोग आज देश की आजादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन इस छात्रावास में जो बेटे बेटियां पढ़ने वाली हैं और आज जो 18, 20, 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं, 2047 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब ये सारे लोग देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। आज आप जो संकल्प करेंगे, 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब हिंदुस्तान कैसा होगा, इसके संस्कार ऐसी पवित्र धरती पर होने वाले हैं। साथियों, सरदार धाम का आज जिस तारीख को लोकार्पण हो रहा है, वो तारीख जितनी अहम है, उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था, जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था।
आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और, हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। साथियों, आज 11 सितंबर को एक और बड़ा अवसर है। आज भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। जब वो कहते थे कि हिमालय हमारा है, तमिलनाडु में रहते थे, और सोच कैसी, और वो कहते थे हिमालय हमारा है, जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी, जब वो उपनिषदों की महिमा का वर्णन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की श्रेष्ठता को और भव्यता देते थे। सुब्रमण्यम भारती ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा पाई, श्री अरविंदो से प्रभावित हुए और काशी में रहते हुए अपने विचारों को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है, और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। इधर छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में भी डेंगू फैलने की खबरें सामने आती जा रही है। हम आपको बता दें कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स लगातार गिरते जाते हैं और रोगी के हालात बद से बदतर होते चले जाती है। चूंकि इसकी कोई अभी दवाई बनी नहीं है, इसलिए इसमें रिकवरी के लिए सिर्फ आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही काम करता है। जितना स्ट्रांग आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा, उतने जल्दी ही आप इस रोग से रिकवर कर पाएंगे। खास बात यह भी है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ साफ पानी में ही होता है और इसके सुबह काटने के प्रमाण ज़्यादा मिले हैं। CTV7 आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके घरों में भी कहीं पानी रुका हुआ है, कूलर में या किसी अन्य सामान पर, तो उसे बहा दें ताकि आप डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बच सकें। CTV7 ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धान के लिए छत्तीसगढ़ ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, आने वाले दिनों में चूंकि उनकी नीतियां ऐसी हैं, कोदो कुटकी में भी छत्तीसगढ़ कोई ना कोई स्थान जरूर बनाएगा। छत्तीसगढ़ में जब हम मैंने बाल्यकाल से देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो रेशियो था, 40% में धान की खेती होती थी और 60% में दूसरे प्रकार के, चाहे उसमें कोदो हो और तिल हो, अरहर हो, इस प्रकार का। उसके बाद उसमें रबी फसल लगाई जाती थी। तो वो हरित क्रांति के जो आंदोलन चला, जब अनाज की कमी पड़ी तो ये आंदोलन चला और धान की तरफ लोग आगे बढ़े। अब मिलेट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड न केवल देश में बल्कि विदेशों में इसके बड़ी मात्रा में इसकी डिमांड है।
छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से कि 44% भूभाग में जंगल है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ कम है और बहुत ही ढलान वाली ज़मीन है। ऐसे में कोदो, कुटकी, रागी है वो बहुत ही किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान के खेत में आपको मेड़ बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ रूप में इनपुट सब्सिडी देने का फैसला, फिर उसके मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के दर घोषित की है। तो इस प्रकार से जो कोदो, कुटकी और रागी का जो खेती करने वाले किसानों को पूरा संरक्षण, जैसे धान की खेती को हम लोग दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस खेती को भी हम पूरी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कोदो में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे जिंक हो, ये सारे तत्व 12% उसमें आपके प्रोटीन की मात्रा होती है। तो बहुत ही उपयोगी हमारे शरीर के लिए है, कुपोषण दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कांकेर जिला है, पिछले साल 4,000 हेक्टेयर में बो गया, तो साल 5,000 हेक्टेयर में बो गया। तो बस्तर और सरगुजा, साथ ही कवर्धा और राजनांदगांव, ये 14 जिले हैं जिसके MOU हुए हैं। भारत सरकार के जो मिलेट्स प्रोग्राम जो डायरेक्टर हैं, जो हैदराबाद में बैठते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है और पूरे देश में ये पहला राज्य है जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। ये मिलेट्स हब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। ये इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन पहुंच करके ज्ञापन सौंपा है। हाँ, बता दें कि न सिर्फ रायपुर जिला बल्कि आसपास के गांवों से भी अब लगातार खबरें आती जा रही हैं, यहाँ पे धर्मांतरण की शिकायत हो रही है। वहीं कई अन्य स्थानों पे इसे मतांतरण भी बोला जा रहा है, यानी वो व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदलता है लेकिन प्रचार ईसाईयत का करने लगता है, जिसको लेकर के भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। CTV 7 से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है और इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए और मौजूदा सरकार इस पर नियंत्रण लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। रवि, कैमरा बचाओ है। संरक्षण में जिस प्रकार ईसाई मिशनरी 2.5 साल से एक्टिव है, पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक षड्यंत्र पूर्वक सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण बलपूर्वक और उनको धमकी देकर जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, उसकी पराकाष्ठा दिखी जब थाने के अंदर वो अधिकार है धर्मांतरण का, जिसकी ताकत है रोक ले और संविधान और इस संविधान को जलाया जा सकता है, तो संविधान को सम्मान नहीं कर रहे हैं। रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से मनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जो बैठक रखी थी उस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये पूरी तरीके से ढकोसला है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे जन सेवा का कार्य सिर्फ नेम और फेम के लिए कर रही है। देखिए, जिन मोदी के राज में भारत की जनता दवाइयों के लिए मर गई, जिन मोदी के राज में कोरोना काल में लोगों का इलाज नहीं हो पाया, लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे, मजदूर अपने घरों के जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते रहे, बहुत सारे मजदूर अपने घर को नहीं पहुंच पाए। उन मोदी के राज में, उन मोदी के शासनकाल पे भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण के नाम पे मनाती है, तो यह देश की जनता के साथ क्रूर मजाक है। देश के इतिहास में इतना असफल प्रधानमंत्री कोई और नहीं हुआ जितने नरेंद्र मोदी हुए। न उन्होंने विकास की तरफ ध्यान दिया, न कोरोना के समय लोगों की जान माल की रक्षा के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोरोना के समय लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लाशें नदियों में फेंकने की मजबूरी जनता के सामने आई और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी पूर्वक उन नरेंद्र मोदी के सेवा काल को सेवा और समर्पण के रूप में मना रही है। यह देश की जनता के गले में नमक छिड़कने के समान है। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए वेदराम मनहरे अब कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि चुनाव में टिकट के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है, जबकि वहां पर 10 से अधिक दावेदार हैं। अगर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे वो नहीं रोकेंगे।
देखिए, कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा होती है। पार्टी तो टिकट तो एक ही व्यक्ति को देगा और वहाँ से हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी को आरंग सीट से टिकट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी वही हश्र होगा। जो सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरा नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी सभी का सम्मान करती है और टिकट के दावेदार 10 होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है, मगर जो भी पार्टी लाइन में जाता है पार्टी का सम्मान करता है और आगे उनको अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है वेदराम मनहरे जी को इंतजार करना चाहिए था। इधर महासमुंद में 20 लाख रुपए के गांजे के साथ में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक लग्जरी गाड़ी में ये गांजा भर के ला रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तत्काल इस पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। इसके द्वारा लगातार अवैध पदार्थों की परिवहन पे कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में थाना सिंगोड़ा के द्वारा आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक इंडिगो कार से 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। सिंगोड़ा बॉर्डर पे लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि OD02 पासिंग है, जिसको रुकवाया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ पे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाने पर पूरी गाड़ी की चेकिंग किया गया। गाड़ी में से 100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। गाड़ी में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति फकीर राजहंस जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और 2 और व्यक्ति करण सिंह और कुंवर सिंह जो कि सागर के रहने वाले हैं। ये लोग पूछताछ करने पर बताया कि संबलपुर से माल सागर मध्य प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे। इनसे ये पूरा माल धारा 20B NDPS एक्ट के तहत जब्त किया गया है। तीनों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी। मुला उहिच लड़की चाही बात खत्म, ये नाम है छत्तीसगढ़ के आने वाली मूवी की, जिसकी शूटिंग अभी छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में चल रही है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद अब बहुत धीरे से सिनेमा उद्योग वापस अपने पैर पसारने लगा है और शूटिंग का दौर शुरू हो गया है। कलाकारों को भी बहुत लंबे समय तक कोई काम नहीं मिला था। लॉकडाउन की वजह से उनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अब इन फिल्मों की शूटिंग से छत्तीसगढ़ी कलाकारों में भी उत्साह देखा जा रहा है और फिल्मों की शूटिंग को छत्तीसगढ़ के फिल्म के भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। वहीं ऐसे ही चल रही शूटिंग के दौरान CTV7 ने निर्देशकों और कलाकारों से चर्चा की तो उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा था। CTV7 के लिए रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। CTV7 में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।